हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस सेक्शन में लैब सीरीज के एक और शानदार वीडियो के साथ। इससे पहले हम ऑलरेडी एसबीआई लैब, पीएनबी लैब, एसबीआई पर्सनल लोन, पीएनबी पर्सनल लोन या जितने भी मेजर कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पर्सनल लोन स्कीम्स, ऑटो लोन्स, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल हो, पर्सनल व्हीकल हो, टू व्हीलर लोन स्कीम्स, एजुकेशन लोन स्कीम्स, होम लोन स्कीम्स। तो दोस्तों हमारे चैनल पे आपको हर तरह के लोन स्कीम्स के लिए पर्टिकुलर प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जो कि रेगुलर अपडेट होती रहती हैं। तो आप इनमें से जब भी कोई लोन लेने की सोचें तो एक बार इन वीडियोस को ज़रूर देख लें ताकि आप इनमें से जो बेस्ट स्कीम है वो चूज़ कर पाएँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैनरा बैंक से प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करके कैसे लोन ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिक्योरिटी क्या ली जाएगी और क्या आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। कैनरा बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जिसको कि कैनरा बैंक मॉर्टगेज लोन नाम दिया गया है। तो पर्पस क्या है इस लोन का? लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चाहे वो किसी भी बैंक का हो, वो एक पर्सनल लोन होता है। आप किसी भी पर्सनल काम को पूरा करने के लिए, चाहे वो आपकी या आपके बच्चे की मैरिज हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, एजुकेशन के लिए कोई रिक्वायरमेंट हो, या कोई बड़ी आपको कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल लेना हो, या कहीं भी आपका कोई अर्जेंट खर्चा हो अदर देन स्पेक्यूलेटिव पर्पस, तो बैंक कहता है आप किसी स्पेक्यूलेटिव पर्पस के लिए नहीं ले सकते। यानी इसको कि गैम्बलिंग में या प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, इन कामों के लिए बैंक कहता है कि आप नहीं ले सकते। लेकिन ये आपकी डिस्क्रिप्शन है कि आप ये पैसा किस तरह से यूज़ करते हैं। बैंक एक सिंपल सी अंडरटेकिंग लेता है और बैंक इस पैसे का एंड यूज़ वेरिफिकेशन नहीं करता है कि आप इस पैसे को किस तरह और कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपकी डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि ये पर्सनल फाइनेंस है इसलिए बैंक इतना इसका ध्यान नहीं देता कि आप ये पैसा किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि बाकी लोन्स में किया जाता है, अगर आप गाड़ी का लोन ले रहे हैं तो गाड़ी के सीधे डीलर को पैसा दिया जाता है। अगर आप किसी और के लिए, जैसे आप कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल के लिए लोन लेते हैं तो सीधा डीलर को पैसा दिया जाता है। घर के लिए लोन लेते हैं तो घर के लिए सीधा आपको जो पार्टीज हैं जिनसे आप मटेरियल ले रहे हैं उनको पैसा दिया जाता है। बट ऐसे जो ये जो लोन है प्योर पर्सनल लोन है, इसमें आप किसी भी काम के लिए ये पैसा है यूज़ कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? कोई भी इंडिविजुअल जिसकी सेटिस्फैक्ट्री डीलिंग हो बैंक के साथ, पुराना डील कर रहा हो, न्यू कस्टमर भी हो सकता है, या कोई एनआरआई कस्टमर जो अपने क्लोज किसी इंडिया में जो रिलेटिव है उसको को बोरोवर बनाता है, वो भी इस लोन को ले सकते हैं। तो कोई भी, अगर आपकी कोई सैलरीड इनकम है या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आप भी इस लोन को ले सकते हैं। तो इसमें कोई किसी तरीके की बार नहीं है, लेकिन आपकी कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए विद वैलिड इनकम प्रूफ, तभी आप ये लोन ले पाएंगे। ऐसा नहीं है कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है तो आप खाली प्रॉपर्टी देके आपको लोन मिल जाएगा। तो बैंक ये इंश्योर करेगा कि बैंक को ईएमआई कहाँ से आएगी। तो बैंक सबसे पहले ये इंश्योर करेगा कि आपकी कुछ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए जहाँ से आप लोन की जो ईएमआई यानी कि किस्त दे पाएंगे। क्योंकि बैंक जो आपकी प्रॉपर्टी रख रहा है मॉर्टगेज, वो बैंक सेल करने के लिए नहीं रख रहा, वो एज ए सिक्योरिटी ले रहा है। जैसे ही आप लोन रीपे कर देंगे बैंक आपकी सिक्योरिटी को आपको वापस कर देगा। तो बैंक इसलिए आपसे कुछ प्रॉपर इनकम सोर्स आपका देखेगा तभी आपको ये लोन दिया जाएगा। अगर आपके पास कोई वैलिड इनकम सोर्स नहीं है तो आप इस लोन को अवेल नहीं कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेगी इस लोन के लिए? तो कोई भी लोन के लिए सबसे पहले आपको केवाईसी देना पड़ता है। जो बोरोवर है, जो लोन ले रहा है, उसको अपना केवाईसी देना पड़ता है। और केवाईसी में सबसे पहले आता है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के लिए आप दे सकते हैं अपना पासपोर्ट, गैस
पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल, या किसी बैंक की पासबुक, या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। उसके बाद में आईडी प्रूफ के लिए आप दे सकते हैं पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। और पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है। पैन कार्ड से ही डिसाइड किया जाएगा कि आपको कितना लोन कितने % पे दिया जाएगा, क्योंकि उसी से आपका सिबिल स्कोर जनरेट होता है, और सिबिल स्कोर से ही बैंक इस चीज़ का अनुमान लगाता है कि आपकी जो प्रीवियस रीपेमेंट हिस्ट्री थी, ट्रैक रिकॉर्ड कैसा था, कैसी आप बैंकिंग कर रहे हैं ऑलरेडी, कैसी आप बैंकों के साथ कैसे डील कर रहे हैं। तो अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा, आपके किसी लोन में कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई लोन ओवरड्यू नहीं होगा या एनपीए नहीं होगा, तो बैंक आपको लोन इजीली दे देगा। बट आपका अगर कोई पुराना बैड लोन वगैरह होगा तो बैंक आपको एडजस्ट करने के लिए बोलेगा, उसको ठीक करने के लिए बोलेगा, तब तक आपको बैंक लोन नहीं देगा। उसके बाद में इनकम प्रूफ चाहिए होता है। इनकम प्रूफ जो है वो प्रोफेशन टू प्रोफेशन वेरी करता है। तो अगर आप सैलरीड हैं, आपके लिए इनकम प्रूफ अलग होगा। अगर आप नॉन सैलरीड हैं, कोई बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, किसी और तरीके से किसी भी तरह की एम्प्लॉयमेंट करते हैं, उस तरीके से आपका इनकम प्रूफ भी आपकी एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड करेगा। तो अगर आप सैलरीड हैं तो आपको लेटेस्ट 3 सैलरी स्लिप्स देनी होगी, फॉर्म 16 देना होगा लास्ट 2 ईयर्स का, लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, सैलरी अकाउंट की, और फोटोकॉपी देनी होगी टाइटल डॉक्यूमेंट्स की। तो ये तो हर एक केस में आपको देनी होगी, चाहे आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। तो फोटोकॉपी टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट्स की और अप्रूव्ड प्लान की आपको देनी होगी। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका जो इनकम प्रूफ होगा वो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न होगी, आईटीआर रिटर्न होगी। तो आपकी आईटीआर रिटर्न से ही बैंक अनुमान लगाएगा कि आपकी इनकम कितनी है, और आपकी लास्ट 3 साल की आईटीआर यूजुअली नॉर्मली बैंक्स जो है लोन्स के लिए लेते हैं, और उनको एवरेज आउट कर किया जाता है 3 साल की आईटीआर को, तो वही आपकी इनकम जो कंसीडर की जाती है। और लास्ट 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट ली जाती है। और अगर आप बिजनेस हैं, कोई बिजनेस से बिलोंग करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपकी जो बिजनेस की ऑडिटेड बैलेंस शीट्स होंगी लेटेस्ट, वो ली जाएंगी। उसके अलावा आपकी जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स हैं वो ली जाएंगे। तो ये डॉक्यूमेंटेशन इनफ है। आप किसी भी बैंक में किसी भी तरीके का लोन लेने जाएंगे तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपको अगर आप दे देते हैं तो आपको कोई भी लोन आप अवेल कर सकते हैं। उसके बाद में कितना आपको मैक्सिमम लोन दिया जाएगा इस स्कीम में। तो मैक्सिमम लोन आपको जो मिलेगा 10 करोड़ रुपीज़ मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 करोड़ मिलेगा, बट वो डिपेंड करेगा आपकी इनकम पे कि आपकी इनकम कितनी है, आप वो ईएमआई भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये डिपेंड करता है। तो 10 करोड़ जो है इस स्कीम में मैक्सिमम फाइनेंस है। इसका मतलब ये नहीं है जो भी ये लोन लेने जाएगा उसको 10 करोड़ मिल जाएगा, या उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी है तो उसको 10 करोड़ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये जो लोन आपको मिलेगा ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी इनकम पे कि आपकी इनकम कितनी है। अगर आपकी इनकम कम है तो आपको लोन भी कम ही मिलेगा। तो जितनी आपकी इनकम होगी उसी के हिसाब से आपको लोन मिलेगा, और उसके बाद में डिपेंड करेगी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू। पहले आपकी इनकम, दूसरी प्रॉपर्टी की वैल्यू। और एक और क्लॉज है इसमें कि प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होगी, वो जो लोन आप ले रहे हैं उसके लोन की वैल्यू प्रॉपर्टी से 50% होनी चाहिए। अगर आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो आपको 50 लाख से ज़्यादा लोन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 50 लाख तो मैक्सिमम मिलेगा, उससे ज़्यादा तो आपको मिलेगा नहीं। और जो 50 लाख वैल्यू बचती है वो भी आपको तब मिलेगा अगर आपकी उतनी इनकम है, रेगुलर इनकम। अगर आपकी रेगुलर इनकम में से आप इतनी ईएमआई नहीं चुका सकते तो आपको इतना लोन भी नहीं मिलेगा। आपको उतना ही दिया जाएगा जितना आप अपनी रेगुलर इनकम में से चुका सकते हैं। और ये आप इजीली चेक कर सकते हैं, किसी भी ईएमआई कैलकुलेटर को डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे ऐप्स हैं जो गूगल प्ले पे, या आप बैंक की वेबसाइट पे जाके भी ईएमआई कैलकुलेटर में जाएंगे तो आप सिंपली उसमें डालिए कि आपको कितना लोन चाहिए, कितने %। अभी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में बता दूंगा, इतने % पे इतना लोन लेंगे तो कितनी ईएमआई बनेगी। देख लीजिए जितनी भी ईएमआई बन रही है वो आपकी इनकम से कम होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम 10,000 है, ईएमआई 20,000 बन रही है तो उतना लोन तो आपको मिलने से रहा।
और उसके बाद में कुछ पार्ट जो है वो आपका इनकम में से सेव भी किया जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आपकी जो ईएमआई होगी उसमें से नेट टेक होम पे होगी मिनिमम 20% या 20,000। इनमें से जो ज़्यादा होगा वो आपको घर पे सेव करना होगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपकी इनकम अगर 1 लाख रुपया है तो 20,000 आपको घर पे लेके जाना है, वो 20% बनता है। तो 20,000 आपको घर पे लेके जाना ही है, जो ज़्यादा होगा दोनों में से। तो 20,000 इन एनी केस आपके घर पे जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपकी इनकम 80,000 है मंथली, उसका 20% बनता है 16,000, बट आपको 20,000 घर पे लेके जाना है, बाकी के 60,000 में ही आपकी ईएमआई निकलेगी। तो जितनी भी आपकी एलिजिबिलिटी बाद में बनती है उसके हिसाब से आप चेक कर लीजिए कि आप इतनी ईएमआई इस इनकम में से दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो 50,000 में से 20,000 तो आपके घर जाएगा, बाकी बचा 30,000। 30,000 में से आपको जो ईएमआई देनी होगी आप दे सकते हैं। 30,000 तक ईएमआई रख के आप कितना मैक्सिमम लोन ले सकते हैं, और उसके बाद में जितना लोन आप ले रहे हैं उसके 50% ज़्यादा वैल्यू आपकी प्रॉपर्टी की होनी चाहिए। तो ये फंडा है सिंपल सा। और जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है इसको आप नहीं बताएंगे, इसको बैंक का एक पैनल वैल्यूअर होता है जो प्रॉपर वैल्यूएशन करता है, जिस प्रॉपर्टी की मेजरमेंट करते हैं सारे पैरामीटर्स को देख के, एरिया देख के, लोकेलिटी देख के। तो बैंक का वैल्यू डिसाइड करेगा कि इसकी प्रॉपर्टी की फॉर सेल वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू कितनी है। तो ये कस्टमर डिसाइड नहीं करेगा, ये बैंक का पैनल वैल्यूअर जो होगा वो डिसाइड करेगा कि प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है। उसके बाद में बैंक का जो लॉयर होगा वो लीगल ओपिनियन देगा, और ये प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन चार्जेस और लीगल ओपिनियन के चार्जेस हैं, ये दोनों कस्टमर को बियर करने होंगे। उसके बाद में इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज किया जा रहा है ये सिबिल स्कोर पर डिपेंड करेगा। तो सिबिल स्कोर को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है कैनरा बैंक ने, CS1, CS2, CS3, CS4। तो उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है। तो सबसे मिनिमम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9.95% है। अगर आप CS1 कैटेगरी में आते हैं तो CS1 तो वैसे एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता CS1 कितना है, CS2 कितना है। वैसे जो 750 750 एंड अबव जो सिबिल है उसको बेस्ट माना जाता है। तो CS1 में डेफिनेटली 750 एंड अबव वाले होंगे, और उन पे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज हो रहा है वो 9.95% है। 6.90% जो RLLR है प्रेजेंट कैनरा बैंक का प्लस 3.05%, दोनों को जोड़ के बन जाएगा 9.95%। लगभग 10% के करीब करीब आपको चार्ज किया जाएगा अगर आप CS1 कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे ही आप अपनी कैटेगरी चेक कर सकते हैं, उसी के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा। और इंटरेस्ट रेट जो है दीज आर सब्जेक्ट टू चेंज, ये फ्लक्चुएट करते रहते हैं। आप जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट चेक कर लें बैंक की वेबसाइट पे जाके या बैंक में विजिट करके। उसके बाद में लोन रीपेमेंट, तो ये जो लोन है इसका रीपेमेंट जो है मैक्सिमम 10 ईयर्स में आपको करना होगा। 120 EMIs 120 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आपको ये लोन रीपे करना होगा। ये मैक्सिमम टाइम है, इससे ज़्यादा का टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करेगा, आपकी जो प्रॉपर्टी है चाहे वो कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है उसकी इक्विटेबल मॉर्गेज की जाएगी, और जो बोरोअर है जो कस्टमर है उसका जो क्लियर टाइटल होना चाहिए, तभी वो इक्विटेबल मॉर्गेज हो पाएगी और बैंक उस प्रॉपर्टी को लेगा और उसके अगेंस्ट लोन देगा। और वो बैंक प्रॉपर्टी तब तक मॉर्गेज यानी कि गिरवी रहेगी जब तक कि आप उस लोन को रिपे नहीं कर देते। जब आप लोन को पूरी तरह से चुका देंगे तो आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आप बैंक से वापस ले सकते हैं। तो लोन की सिक्योरिटी के लिए बैंक एक पर्सनल गारंटी लेगा आपसे, और जो गारंटी दे रहा है उसकी कम से कम इतनी वर्थ होनी चाहिए कि वो आपके लोन को कवर कर सकता है, उसको रीपे कर सकता है। और चार्जेस क्या रहेंगे, 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट विद ए मिनिमम ऑफ 5,000। तो कम से कम 5,000 रुपये हैं, 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट। ये प्रोसेसिंग चार्जेस हैं। डॉक्यूमेंटेशन ₹100 पर लाख, मिनिमम 1,000 और मैक्सिमम 25,000 है। तो ये चार्जेस आपको बेयर करने होंगे, बट ये डिपेंड करता है टाइम टू टाइम, ये चार्जेस का वेवर आता रहता है बहुत बार। तो आप जब भी लोन लें बैंक से कंफर्म कर लें कि इस टाइम कुछ वेवर चल रहा है। तो बहुत बार जैसे अभी देखा हमारे लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि PNB में वेवर चल रहा है 31 दिसंबर 2012 तक। तो काफ़ी सारे बैंक्स का वेवर चलता रहता है। आप जब भी लोन लें तो आप चेक कर लें कि
फला बैंक का वेवर चल रहा है कि नहीं। तो अगर वेवर चल रहा होगा तो आपकी एडिशनल सेविंग 20 से 25,000 की सेविंग हो सकती है। उसके अलावा जो पैनल वैल्यूअर होगा बैंक का, जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करेगा, तो वो भी उसके कुछ चार्जेस होते हैं, वो भी कस्टमर को बेयर करने पड़ेंगे। लीगल ओपिनियन के चार्जेस जो वकील आपको देगा आपकी प्रॉपर्टी का क्लियर टाइटल है, उसमें कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है प्रॉपर्टी में, तो जो क्लियरेंस देगा वकील वो भी कुछ चार्जेस लेगा। तो कुल मिला के ये सारे चार्जेस कस्टमर को ही बेयर करने होंगे। उसके अलावा स्कीम बहुत बढ़िया है, इंटरेस्ट रेट में इतना ज़्यादा नहीं रहता है और आपको काफ़ी लंबा रीपेमेंट पीरियड मिल जाता है। नॉर्मल पर्सनल लोन में आपको 5 से 6 साल का टाइम मिलता है, इसमें आपको मिनिमम 10 साल का टाइम मिल रहा है लोन चुकाने के लिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसमें नॉमिनल रहते हैं और काफ़ी बढ़िया लोन स्कीम है, इजीली आप अवेल कर सकते हैं। बेटर है कि आप तभी लें इस लोन को जब प्रोसेसिंग चार्जेस और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस पे वेवर हो, उससे आप काफ़ी सेविंग हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी कैनरा बैंक मॉर्टगेज लोन स्कीम। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।